नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी क्लासेस चल रही थी, अगस्त वाला जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसकी, तो पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यह पार्ट सेकंड आपका रहने वाला है। तो आज हम आपसे पीजीटी के पेपर के पार्ट सेकंड पर चर्चा करने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी भी पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, देन आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया था और हमने ये भी जाना था कि बीपीएससी का पैटर्न कैसा रहता है और क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे आपके 40 क्वेश्चन के बारे में, यानी कि 40% हमने पार्ट फर्स्ट में कवर कर लिए थे। आज हम आपके आगे के 40 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छे आपके पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि हम आगे की तैयारी किस प्रकार से करने वाले हैं। जो आपका बीपीएससी का टीआरई 3 होने वाला है, इसका एग्जाम आपका मार्च में होगा। देखिए, 15 से 20 मार्च के बीच में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ से आपके लिए समय बहुत ही कम है। इतने कम समय में किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके लिए जो अभी तक 3 पेपर हुए हैं बीपीएससी की तरफ से, उन तीनों पेपरों का एनालिसिस देखेंगे। उससे हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किन टॉपिकों को बीपीएससी ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो हम जब थ्योरी लेकर के आएंगे तो थ्योरी में हम उन्हीं क्वेश्चनों को, यानी कि उन्हीं टॉपिकों को रखेंगे, उसमें उन्हीं क्वेश्चनों को रखेंगे जो कि बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आपको सेल्फ स्टडी करने में भी फायदा मिलेगा और जो हमारी क्लासेज रहेंगी उनको देखने में भी आपको क्लियरिटी रहेगी कि ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम पूरी की पूरी तैयारी करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका आज का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि रे ध कोमल स्वर वाले रागों का गायन समय अधिकतर क्या रहेगा। यानी कि आपका जो कोमल रे ध स्वर हैं इनका गायन समय क्या रहने वाला है। रात्रि का दूसरा प्रहर, सायकालीन संधि प्रकाश, प्रातःकालीन संधि प्रकाश, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रेधा होता है कोमल रेधा, कोमल रेधा वाले रागों को क्या बोला जाता है। ये आपसे हम इनके बारे में पिछली जो क्लास हुई थी उस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो आपका कोमल रेधा है इसको क्या बोला जाता है। तो देखिए, आपका कोमल रेधा है इसको आपका संधि प्रकाश राग बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? संधि प्रकाश राग। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, संधि प्रकाश राग आपका सायकालीन भी हो सकता है, प्रातःकालीन भी हो सकता है। अब यहाँ से इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। आपको सायकालीन नहीं लगाना है, ना ही प्रातःकालीन लगाना है, आपको क्या लगाना है? उपरोक्त में एक से अधिक। अब देखिए, जो आपका दो प्रकार के होते हैं संधि प्रकाश राग। सायकालीन यानी कि शाम के समय, उनमें आपका तीव्र मध्यम प्रबल होता है। जो आपका प्रातःकालीन राग होते हैं उनमें आपका शुद्ध मध्यम प्रबल होता है, शुद्ध मध्यम। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि सायकालीन संधि प्रकाश रागों में कौन सा स्वर प्रबल होता है। तो तीव्र मध्यम, प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम आपका प्रबल होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। संगीत के क्षेत्र में अभी तक कुल कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं? 5, 6, 7, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ से आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत रत्न अभी तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है संगीत के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 को भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है। अब देखिए, ये 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं उन पर भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आज आपसे भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिला है ये पूछा गया है। आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन को भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, यानी कि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, इन्हें भारत रत्न मिला है। इन्हें कब मिला था? तो 1998 में पहली बार। आपसे आगे ये भी पूछा जा सकता है कि संगीत के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था। तो ये मिला था आपका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। ठीक है, अब इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो शास्त्रीय गायन में,
इसमें मिला था, यह शास्त्रीय गायन में भारत रत्न मिला था। दूसरा कौन है, तो पंडित रविशंकर। कौन है आपके, पंडित रविशंकर, इन्हें भी भारत रत्न मिला था। कब मिला था, 1999 में। किस लिए मिला था, आप सभी को पता है कि रविशंकर जी सितार बजाते थे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, लता मंगेशकर जी, वेरी इंपॉर्टेंट, लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है। कब मिला है आपका, 2001 में। किस लिए मिला है, तो पार्श्व गायन के लिए, पार्श्व गायन के लिए। आगे आपका चौथे नंबर पर कौन है, बिस्मिल्लाह खां। कौन रहने वाले हैं आपके, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, इन्हें कब मिला था, 2001 में। कब मिला था इन्हें, 2001 में। किस लिए मिला था, तो शहनाई के लिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जी कौन है, शहनाई वादक। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, भीमसेन जोशी। पांचवें रहने वाले हमारे भीमसेन जोशी। तो भीमसेन जोशी को भी आपका भारत रत्न मिल चुका है। कब मिला था, 2008 में। किस लिए मिला था, तो इन्हें मिला था आपका शास्त्रीय संगीत के लिए। किस लिए मिला था, शास्त्रीय संगीत के लिए। आगे हमारे रहने वाले हैं छठवें रहने वाले हैं भूपेन हजारिका। कौन रहने वाले हैं, भूपेन हजारिका। इन्हें कब मिला था, 2019 में। ये संगीतकार थे, ये आपके गीतकार थे, तो ये आपके गायक थे। तो आपके 6 व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। आगे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संगीत के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न किन्हें मिला था, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, लता मंगेशकर जी को कब मिला था, बिस्मिल्लाह खां जी किससे संबंधित हैं, भीमसेन जोशी को कब मिला था, भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र में भारत रत्न मिला था। तो इस प्रकार से आपके आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, नारायण मोरेश्वर खरे के अनुसार रागों की संख्या कितनी है, 26, 15, 32, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए रागांगों की संख्या नारायण मोरेश्वर खरे जी के द्वारा कितनी मानी गई है, तो उनके द्वारा मानी गई है 30। कितनी मानी गई है, 30। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, व्यंकटमुखी के मेल राग वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध मध्यम युक्त मेलों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहां से आपको पता होना चाहिए कि व्यंकटमुखी ने कितने मेल माने हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे व्यंकटमुखी के बारे में। तो व्यंकटमुखी जी ने कितने मेल माने हैं, तो 72 मेल माने हैं। इनकी पुस्तक कौन सी, चतुर्थ दंडी प्रकाश का। इनकी पुस्तक चतुर्थ दंडी प्रकाश का थी। इसमें इन्होंने 72 मेल माने हैं। कितने माने, 72 मेल। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध मध्यम वाले कितने हैं। आपका जो मध्यम है, शुद्ध मध्यम, इसके कितने हैं, तो इसके हैं 36। उसके बाद आता है आपका तीव्र मध्यम, क्या आता है आपका तीव्र मध्यम, इसके कितने हैं, तो इसके भी 36 हैं। तो आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्यंकटमुखी से संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए। इन्होंने 72 मेल माने हैं, उनमें से इनके 19 मेल कर्नाटक संगीत में प्रचलन में है, कर्नाटक संगीत में प्रचलन में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, राग रागनी वर्गीकरण के अंतर्गत किस मत में रागनियों की संख्या 30 है। भरत, हनुमान, कलिनाथ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपका जो राग रागनी वर्गीकरण है उसमें कुल कितने मत हैं, उसमें कुल 4 मत हैं। 4 मत कौन कौन सी हैं, शिव मत, कृष्ण मत, हनुमान मत और भरत मत। कौन सी है, पहला आपका शिव मत, दूसरा आपका कृष्ण मत, तीसरा आपका हनुमान मत, चौथा है आपका भरत मत। अब देखिए इनमें आपको क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, इस प्रकार से आज यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 30 रागनियां कौन कौन सी में है, तो 30 रागनियां हैं आपकी हनुमान मत और भरत मत में। 36 रागनियां कौन कौन सी में, शिव मत और कृष्ण मत में। कितना आपका 36, कितना है आपका 36।
तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए राग सभी में सेम थे, 6 राग कितने थे, तो 6 राग थे। इनके यहाँ पर 6 भाग कर दिए तो 36 बन गए, इसके यहाँ पर 5 से आपके 30 बन गए। तो इस प्रकार से चारों मतों में आपके राग रागनी यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, कृष्णराव शंकर पंडित के गुरु कौन थे। देखिए जो कृष्णराव शंकर पंडित जी थे, इनके बारे में मैं जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उसमें कंप्लीट चर्चा कर चुका हूं। तो अगर आपने उसको देखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिएगा। इनके कौन थे, निसार हुसैन खां, हद्दू खां, वाल कृष्ण व इचलकरंजीकर, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए आपको बताना है कि आपका कृष्णराव शंकर पंडित जी थे, इनके गुरु कौन थे। देखिए इनके गुरु थे आपके हद्दू खां भी थे, नत्थू खां भी थे और निसार हुसैन खां भी थे। यानी कि निसार हुसैन खां भी थे, हद्दू खां भी थे और यहाँ से आपका नत्थू खां भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए जो कृष्णराव शंकर पंडित जी थे, इनके गुरु निसार हुसैन खां भी थे, हद्दू खां थे और नत्थू खां भी थे। अब देखिए जो आपके कृष्णराव शंकर पंडित जी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1893 में। 26 जुलाई 1893 में कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में। कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। अब देखिए यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है इनसे संबंधित, इनका घराना कौन सा है। तो इनका घराना है आपका ग्वालियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करेंगे विवादी स्वर अंतराल क्या माना गया है। एक श्रुति का, दो श्रुति का, तीन श्रुति का, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो विवादी स्वर का अंतराल आपका क्या रहने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका देखिए राग में 4 प्रकार के स्वर प्रयोग में लिए जाते हैं, वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। कौन कौन से रहती हैं, वादी, संवादी, अनुवादी और आपका विवादी। तो यहां पर आपसे पूछा गया विवादी स्वर का अंतराल क्या है, तो विवादी स्वर आपका 2 श्रुति अंतराल पर रहता है। ये आपका इसे शत्रु की संज्ञा दी गई है, क्या बोला जाता है, शत्रु। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस गायन विधा में निरर्थक शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है। यानी कि आपकी गायन विधा रहने वाली है, गायन विधा में निरर्थक शब्दों की प्रचुरता रहती है। तराना, ध्रुपद, धमार, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपकी जो तराना गायन शैली है, तराना गायन शैली है, इसमें आपका निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए निरर्थक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो तराना है इसका आविष्कार किसने किया था। आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था आपका अमीर खुसरो जी ने। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आपको हमारा जो प्रयास है कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाटक शास्त्र के कितने अध्याय संगीत से संबंधित हैं। तो नाट्य शास्त्र के कितने अध्याय संगीत से संबंधित हैं, 6, 7, 8। देखिए नाट्य शास्त्र आपका जो पिछला पार्ट था उसमें आया था, तो हमने नाट्य शास्त्र के कंप्लीट जो अध्याय थे उन पर चर्चा कर ली है। अब इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे जो संगीत से संबंधित अध्याय हैं उन पर। तो आपके 6 अध्याय हैं संगीत से संबंधित। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, राग बिहाग का वादी स्वर क्या है। तो आपका राग बिहाग है, इसका वादी स्वर क्या रहने वाला है, गंधार, निषाद, ऋषभ, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो आपका जो बिहाग राग है इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं। जो बिहाग राग है आपका, इसका वादी संवादी क्या है, वादी और संवादी। देखिए वादी संवादी आपका रहने वाला है ग नी, यानी कि गंधार वादी और निषाद आपका संवादी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जो आपका
राग बिहाग है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें इसके थाट के बारे में। तो इसका बिलावल इसका थाट कौन सा रहने वाला है, तो इसका बिलावल थाट है। और इसका जो जाति है ओडव संपूर्ण जाति है। तो आपका ओडम में रेधा वर्जित रहते हैं, यानी कि आरोह में रेधा वर्जित रहते हैं। बिलावल थाट है, रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय है। क्या रहने वाला है आपका, रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय रहने वाला है। थोड़ा सा मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ। थाट क्या है इसका, बिलावल। क्या थाट है इसका, बिलावल। जाति क्या है इसका, ओडव, ओडव संपूर्ण। क्या है इसका जाति, ओडव संपूर्ण। आरोह में आपका रेद स्वर वर्जित रहता है। समय की हम बात करें, गायन समय, गायन समय इसका रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी थी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, संगीत का संबंध है ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो संगीत का संबंध आपको बताना है कौन से आपके वेद से रहने वाला है। देखिए आपको कमेंट साथ साथ में कमेंट करते हुए जरूर चलना है। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपका कितना स्कोर इसमें बन रहा है, क्योंकि ये आपका पीजीटी वाला पेपर है। पर जो विद्यार्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि टीजीटी का लेवल थोड़ा सा इससे कम रहेगा। तो आपको अपने आप को अभी जज कर लेना है कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है। देखिए संगीत से संबंधित आपका वेद है सामवेद, यानी कि सामवेद को आपका संगीत का वेद कहा जाता है, संगीत का वेद आपको कहा जाता है। देखिए आपका जो सामगान होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सामगान में आपके 3 स्वर प्रयोग में लिए जाते थे। कौन से, आपका उदात्त, अनुदात्त और आपका स्वरित। ये 3 स्वर आपके सामगान में प्रयोग में लिए जाते थे। बाद में आपके 7 स्वरों का सामगान में ही यूज होने लगा था। उनके नाम अलग थे, कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, इस प्रकार से आपके थे। तो अब देखिए यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो पंचम वेद है, यानी कि पंचम वेद कौन सा है, यानी कि आपका 5वां वेद कौन सा रहने वाला है। इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इसके बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। नाटक शास्त्र के रचयिता कौन है, नाटक शास्त्र के रचयिता कौन है, तो सारंगदेव जी, भातखंडे, अहोबल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है इनके रचयिता कौन है, तो भरत मुनि। कौन है आपका, भरत मुनि। इसमें आपके टोटल 36 अध्याय हैं और आपके 6 अध्याय संगीत से संबंधित हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए आपको साथ ही साथ कमेंट जरूर करते हुए चलना है, जिससे आपको अंदाजा लगे कि हमारा क्वेश्चन कितना सही बन रहा है। आगे हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा संधि प्रकाश राग है, भैरवी, भैरव, काफी, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो देखिए संधि प्रकाश राग के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि रेध कोमल स्वर वाले राग आपके संधि प्रकाश राग कहलाते हैं, संधि प्रकाश राग आपके कहलाते हैं। अब इनका एग्जाम्पल आपको बताना है कि संधि प्रकाश राग आपका कौन कौन सा यहाँ पर रहने वाला है। देखिए आपका जो भैरव राग है ये आपका एक संधि प्रकाश राग है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका भैरव राग से संबंधित। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, इंदौर घराने में से कौन संबंधित है, यानी कि इंदौर घराने से कौन संबंधित है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अमीर खां, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इंदौर घराने, अब देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि घराने आपको अच्छे से याद करना है सभी के सभी। दूसरा क्या याद करना है, ग्रंथ, ग्रंथ से भी बहुत अधिक क्वेश्चन आपके बने हैं। तीसरा आपका यहाँ से देखिए ग्रंथ और बुक दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से आपकी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर भी आपका नाट्य शास्त्र से क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। तो आपको ग्रंथों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और घराने के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए इंदौर घराने से संबंधित आपका कौन रहने वाला है, तो ये आपका कौन रहने वाला है, उस्ताद अमीर खां। कौन रहने वाला है आपका, उस्ताद अमीर खां, इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, टप्पा शैली का उद्गम किस प्रांत में हुआ था, यानी कि उद्गम, टप्पा शैली का उद्गम किस प्रांत में हुआ था। तो टप्पा शैली का उद्गम कहाँ पर हुआ था, बिहार में, तमिलनाडु में, पंजाब में, इन एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो जो टप्पा गायन शैली थी इसका उद्गम कहाँ पर हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए साथ ही साथ आपको कमेंट करते हुए जरूर चलना है
और लास्ट में आपका जब सेशन एंड होता है तो आपको बताना है कि 40 में से आपका कितना स्कोर बना है। और आपको दोनों, आपका जो फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट था, दोनों को मिलाकर भी आपको बताना है कि 80 नंबर में से आपके कितना क्वेश्चन सही बन रहा है। तो देखिए, जो आपका टप्पा गायन शैली है ये आपका पंजाब प्रांत से संबंधित है। कौन से प्रांत से? आपका पंजाब प्रांत से। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो टप्पा शैली है यह टप्पा ताल में गाई जाती है। कौन सी ताल में गाई जाती है? तो टप्पा ताल में। अब टप्पा ताल में आपकी 16 मात्रा रहती हैं। कितनी मात्रा रहती हैं? 16 मात्रा। अब देखिए, जो आपका टप्पा गायन शैली है, टप्पा गायन शैली यह आपकी बेसरा गीति पर आधारित है। कौन सी गीति पर? बेसरा गीति पर। यह भी आपका पूछा जा सकता है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था आपका सौरी मियाँ ने। किसने किया था? आपका सौरी मियाँ ने। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? देखिए, अभी आपका भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन बना था कि संगीत के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को मिल चुका है। अब यहाँ से आपका वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो देखिए, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न शहनाई के क्षेत्र में ही मिला था। तो ये आपका, देखिए यहाँ से बीपीएससी एक टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछती है, यानी कि उन्होंने एक टॉपिक को अगर उठा लिया तो फिर उससे वो 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछेगी। तो ये इसका एक पैटर्न समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, उस्ताद अमजद अली खां है। तो अमजद अली खां कौन थे? शहनाई वादक थे, सितार वादक थे, तबला वादक थे, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है, जो आपका अमजद खां है, अमजद खां ये क्या बजाते थे? अमजद खां। तो अमजद खां आपका क्या बजाते थे? सरौंद। क्या बजाते थे? ये आपके बजाते थे सरौंद। तो अब जो आपकी अमजद अली हैं, अमजद अली हैं, इन्हें सरौंद सम्राट भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आपका सरौंद सम्राट। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या लगा लीजिएगा। और आपका जो हाफिज अली हैं, हाफिज अली कौन है आपके? हाफिज अली। जो हाफिज अली हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें आपका आफताब सरौंद बोला जाता है। आफताब सरौंद। तो ये क्वेश्चन आपकी आगे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके सरौंद से संबंधित वेरी इंपोर्टेंट आपके यह टॉपिक या दोनों की दोनों क्वेश्चन रहने वाली हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए, साथ ही साथ आपको कमेंट करते हुए चलना है, आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट में बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक जरूर करना है, लाइक का ध्यान नहीं भूलना है। कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समान रूप से प्रयोग होने वाला राग है। तो देखिए, कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन सा राग है जो कि दोनों में ही समान रूप से प्रयोग होता है? हंस ध्वनि, दरबारी कानड़ा, मारू विहाग, एक से अधिक, यानी में से कोई नहीं। तो आपका जो हंस ध्वनि राग है, हंस ध्वनि जो राग है, यह दोनों कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों में ही समान रूप से प्रयोग होता है। देखिए, आपको हमारी अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर जरूर करना अपने सभी यार दोस्तों के साथ। स्वरों की क्रमबद्धता का नाम है, स्वरों की क्रमबद्धता का नाम क्या है? वर्ण, क्रिया, अलंकार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं बीपीएससी, उसका पैटर्न मैं आपको लेकर के आया हूं। तो देखिए, यहाँ से आपका स्वरों की क्रमबद्धता क्या कहलाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि स्वरों की क्रमबद्धता को क्या बोला जाता है। वेरी इंपोर्टेंट आपका यह क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको? ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। स्वरों की क्रमबद्धता को आपका अलंकार बोला जाता है। देखिए, अलंकार में आपका आरोह अवरोह किया जाता है, यानी कि आपका स्वरों को नियमित रूप से चलने की क्रिया को आपका अलंकार कहा जाता है। नियमित रूप से चलने की क्रिया अलंकार कहलाती है। क्या कहलाती है? अलंकार। तो ये आपकी अलंकार की परिभाषा बनती है। अब देखिए, किस प्रकार से चलेंगे, आपका 2 प्रकार से होता है आपका अलंकार, आरोह और आपका अवरोह। अब देखिए, सारेगामा पधनि इस प्रकार से जाएंगे और आपका निधपमा गा रेसा, यानी कि स्वरों के चलने की क्रिया
यानी कि नियमित रूप से चलेंगे आपके, सारे गा मा पा धा नी ब्रेक नहीं होगा, नि द प म ग म रे सा, मतलब आरो अवरो दोनों ही आपका नियमित रूप से होगा, क्रमबद्ध तरीके से होगा, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से आपका स्वरों का प्रयोग होगा, उसे अलंकार कहेंगे। आगे हम बात करेंगे किस ताल में साम खाली से प्रारंभ होता है, किस ताल से सम खाली से होता है, साम नहीं सम। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तीन ताल रूपक तिलवाड़ा एकमात्र ऐसी ताल है जिसका सम खाली से प्रारंभ होता है। कौन सी मात्रा है? तो वह है आपकी रूपक। कौन सी ताल है आपकी? रूपक ताल। अब देखिए जो रूपक ताल है ये आपकी 7 मात्रा की ताल है। कितनी मात्रा की ताल है? 7 मात्रा की ताल है। इसमें क्या होता है आपका 3 विभाग होते हैं, तो ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए इसके जो 7 मात्राएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं? ता ती ना धी ना धी ना, ये आपकी 7 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहली मात्रा पर आपका खाली रहता है, तो ये वेरी इंपोर्टेंट आपकी ताल रहने वाली है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। जो रूपक ताल है आपकी तबले पर बजाई जाती है, वेरी इंपोर्टेंट ताल है। अब देखिए यहाँ से आपको ये भी पता हो सकता है कि इनके विभागों में मात्राओं की संख्या कैसी है? असमान। तो ये एक आपकी विषम पदी ताल है। कैसी ताल है आपकी? विषम पदी ताल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको एक बार अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समय सिद्धांत के अनुसार पूर्वांगवादी रागों का समय क्या है? पूर्वांगवादी राग होते हैं और एक उत्तरांगवादी राग होते हैं। तो पूर्वांगवादी रागों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 12 PM से 12 AM, 12 AM से 12 PM, 4 PM से 4 PM से 10 PM, एक से देखिए इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका 2 प्रकार से रहता है, पूर्वांगवादी और आपका उत्तरांगवादी। देखिए पूर्वांगवादी क्या होता है? दिन के 12 से, यानी कि आपका 12 PM से 12 AM तक, तब से होगा आपका 12 PM से 12 AM, यानी कि दिन के 12 से रात्रि के 12 तक। उत्तरांगवादी क्या होगा? 12 AM से 12 PM, यानी कि रात्रि के 12 से दिन के 12 तक। तो इस प्रकार से आपके पूर्ववादी राग उत्तरांगवादी रागों का समय सिद्धांत रहता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सा रे ग म प ध नी सा, ये आपका पूरा का पूरा सप्तक है। यहाँ से स्टार्टिंग के 4 स्वर और एंड के 4 स्वर, इनको आपका पूर्वांग कहा जाता है। इसको कहा जाता है आपका उत्तरांग। पूर्वांग क्या है, उत्तरांग क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ रहती है कि जिन रागों का वादी स्वर पूर्वांग से होगा उसका गायन समय रात्रि के दिन के 12 से रात्रि के 12 रहेगा। जिन रागों का वादी स्वर उत्तरांग से होगा उनका रात्रि के 12 से दिन के 12 बजे तक गायन समय रहेगा। यहाँ पर आपका जो मध्यम है ये एक अपवाद स्वरूप रहता है। क्या रहता है आपका? अपवाद स्वरूप। अब देखिए यहाँ से आपका अपवाद स्वरूप रहता है, तो यहाँ से आपका जो मध्यम है देखिए आपका पूर्वांग में है, लेकिन इनका जो गायन समय रहता है जिस स्वर का वादी स्वर मध्यम होता है उसका गायन समय आपका रात्रि के 12 से दिन के 12 बजे तक होता है। ये एक अपवाद स्वरूप आपका रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे हम बात करें नेक्स्ट, ध्रुपद के लिए कौन सा वाद्य प्रयुक्त है? कमेंट आपको साथ साथ करते हुए जरूर चलना है, जिससे आपको आइडिया लगे और आपके माइंड में क्लियरिटी हो। देखिए ध्रुपद के लिए कौन सा वाद्य उपयुक्त है? पखावज, तबला, ढोलक। तो ध्रुपद के लिए कौन सा वाद्य सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है? तो ध्रुपद के लिए आपका पखावज प्रयोग में लिया जाता है। ध्रुपद और धमार के लिए आपका कौन सा होता है? पखावज। तबला आपका ख्याल के लिए, ढोलक आपका भजन गीत के लिए, भजन में आपका ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है, और आपको ये भी बताना है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कहाँ, बीपीएससी का पैटर्न समझ में आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। आगे हम बात करने वाले हैं सारे ग म प ध नि सा, स्वरों में कौन सा थाट बनता है? अब देखिए थाट आपके भातखंडे जी के कितने थे? तो भातखंडे जी के आपके 10 थाट थे। अब इन 10 थाटों से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको देखना है इसमें आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए इसमें आपका गनी कोमल रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका?
ग और नी कोमल। तो ग नी कोमल आपका कौन से थाट में रहता है? कल्याण में, मारवा में, आशावरी में, एक से देखिए यानी में से कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ग नी कोमल वाला थाट है वो है आपका काफी। कौन सा थाट है आपका? काफी। तो देखिए यहाँ से आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। जो आपका कल्याण थाट है इसमें मध्यम तीव्र लगता है, मारवा में आपका रे कोमल म तीव्र लगता है, आशावरी में आपका ग ध नि कोमल लगते हैं। तो इस प्रकार से आपके राग रहने वाले हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे आपके 10 थाटों के बारे में, जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें हम कंप्लीट इस पर चर्चा कर लेंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, फिल्म मुगल ए आजम में संगीत रचना किसकी है? यानी कि जो आपकी मुगल ए आजम फिल्म है इसमें गाने किसने गाए थे? एस एन त्रिपाठी ने, मदन मोहन ने, नौशाद ने। तो किन के द्वारा गाया गया था? देखिए मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, जो आपकी मुगल ए आजम फिल्म थी इसमें लता जी ने भी गाए थे, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी ने भी आपका गायन दिया था और यहाँ पर नौशाद ने भी दिया था। तो यहाँ पर आपको नौशाद इसका राइट आंसर रहने वाला है, लता मंगेशकर ऑप्शन में नहीं है। अगर आपको कहीं मिले नौशाद ना मिले तो आप लता मंगेशकर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठुमरी गायन शैली का संबंध किससे है? ठुमरी गायन शैली का संबंध किससे? उस्ताद अमीर खान, नवाब वाजिद अली शाह, मियाँ शौरी। तो आपका ठुमरी का संबंध किससे, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक से देखिए यानी में से कोई नहीं। तो ठुमरी आपका जो वाजिद अली शाह हैं, नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो नवाब वाजिद अली शाह ने। अब देखिए ठुमरी में आपकी जो तालें प्रयोग में ली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? चाचर ताल, कौन कौन सी आपकी? चाचर ताल और आपकी दीपचंदी ताल। ये तालें आपकी ठुमरी में बेहद ही प्रयोग में ली जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे पंडित रविशंकर सितार के किस घराने से थे? तो रविशंकर जी सितार के किस घराने से थे? सैनिया, मेहर, गौरीपुर घराना, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। साथ ही साथ कमेंट करते हुए जरूर चलिएगा। जो विद्यार्थी अभी भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप पर। तो जो आप ये रविशंकर जी थे ये आपके मैयर घराने से थे। कौन से घराने से थे? मैयर घराने से। देखिए रविशंकर जी को सितार के क्षेत्र में भारत रत्न मिल चुका है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं भारत रत्न जिन लोगों को मिला है वहीं से आपके क्वेश्चन बन रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी का एक रिदम अभी तक समझ में आया है कि बीपीएससी जिस टॉपिक को उठाता है उससे क्वेश्चन सबसे अधिक पूछ लेता है, यानी कि उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी कि यहाँ से आपके जो भी एक टॉपिक है हर एक टॉपिक से 4 से 5, 5 से 6, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है और डीप में जाकर के पढ़ना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बड़ा ख्याल गायन के लिए कौन सी लय उपयुक्त होती है? यानी कि जो आपका बड़ा ख्याल होता है उसमें कौन सी लय प्रयोग में ली जाती है? तो आपका जो बड़ा ख्याल होता है विलंबित लय, ध्रुत लय, मध्य लय। जो बड़ा ख्याल होता है इसे आपका विलंबित ख्याल बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? विलंबित ख्याल। जो आपका छोटा ख्याल होता है इसे आपका द्रुत ख्याल भी बोला जाता है, द्रुत ख्याल। तो अब यहाँ से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि बड़े ख्याल में आपका विलंबित लय प्रयोग में ली जाती है, छोटे ख्याल में आपकी द्रुत लय और मध्य लय दोनों ही प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे गायकी अंग से सितार बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो आपका गायकी अंग से सितार बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? पंडित रविशंकर, देबू चौधरी, उस्ताद विलायत खान, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि गायकी अंग के साथ सितार कौन बजाते थे। तो देखिए आपके जो उस्ताद विलायत खान थे यह गायकी अंग के साथ सितार बजाते थे। यानी कि आपका जो सितार है, तबला है, इनसे क्वेश्चन बनती है। इनके बारे में डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो आपको मैं वाद्य बता रहा हूँ, वाद्य, सितार और आपका तबला, इनसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। लोक संगीत से
कौन सा राग विकसित हुआ है? श्याम कल्याण, पहाड़ी, मधुबंती। देखिए लोक संगीत क्या होता है? लोक संगीत आपका क्षेत्रीय संगीत भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो क्षेत्रों में आपका गाया बजाया जाता है। अब यहाँ से देखिए लोक संगीत आपका पहाड़ी राग इससे विकसित हुआ है। लोक संगीत से आपका पहाड़ी राग आपका विकसित हुआ है, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कलावंत नाम से अभिप्राय है। यह किसी भी एग्जामिनर के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। कलावंत वाला और एक आपका धमार ताल से, ये दो हर एग्जाम में पूछे जाती हैं। ये मान के चलिए दो क्वेश्चन आपके आउट हो गए हैं। ध्रुपद गायन, ठुमरी गायन, टप्पा गायक। तो आपका जो कलावंत है ये किससे संबंधित रखता है? तो आपका जो ध्रुपद गायक है, ध्रुपद गायक को आपका कलावंत कहलाते हैं। यानी कि ध्रुपद गायकों को प्राचीन काल में कलावंत बोला जाता था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कथक नृत्य कहाँ का है। तो आपका कथक नृत्य है ये आपका कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? उत्तर भारत का, केरल का, तमिलनाडु का। तो कथक नृत्य आपका कहाँ का रहने वाला है? आपको कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन आपका नृत्य से भी बनता है। तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने आपके? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनके बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से जो कथक नृत्य है ये आपका कहाँ का है? तो ये आपका यूपी का लोक नृत्य। देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर भारत। क्या रहने वाला है आपका? उत्तर भारत इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा रहने वाला है पश्चिमी संगीत आधारित है। तो आपका पश्चिमी संगीत किससे आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट। मेडोली पर, श्रुति पर, हारमोनी पर, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो आपका जो पश्चिमी संगीत है यह किस पर आधारित है? कमेंट करके आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यह क्वेश्चन रहने वाला है। तो पश्चिमी संगीत आपका हारमोनी प्रधान संगीत है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है। देखिए पश्चिमी संगीत आपका हारमोनी है। पश्चिमी संगीत इसे आपका पाश्चात्य संगीत भी बोला जाता है। पाश्चात्य संगीत या फिर इसे आपका वेस्टर्न म्यूजिक भी बोला जाता है। ठीक है, कोई सा भी आपको मिल सकता है। आपका जो मेडोली है यह आपका हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत आपका मेडोली प्रधान है। अब देखिए यहाँ से मेडोली और हारमोनी में अंतर क्या है? मेडोली में आपका एक एक स्वर को एक साथ गाते हैं। हारमोनी में क्या होता है? आपका एक साथ कई स्वरों को गाया बजाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका वाद्य वृंद का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी मंदिरों में आराधना होती है, जो आरती गाई जाती है, यानी कि एक साथ कई व्यक्ति मिलकर के गाते बजाते हैं, तो वो आपका हारमोनी प्रदान रहता है। ऑर्केस्ट्रा, जो आपका ऑर्केस्ट्रा होता है वो आपका हारमोनी प्रदान रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मेडोली प्रदान हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति आपकी मेडोली प्रदान रहने वाली है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? लता मंगेशकर जी को, मोहम्मद रफ़ी को, जाकिर हुसैन को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत रत्न 6 व्यक्तियों को मिला है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो इनमें से लता जी हैं, इनको भारत रत्न मिला है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि किस क्षेत्र में लता जी को भारत रत्न मिला था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग म प ग म ग रे सा, ये स्वर किस राग में प्रयुक्त होते हैं? तो ये आपको देख लेना है आपका किस राग की स्वरावली यह रहने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यह रहने वाला है। देखिए आपका जो बिहाग राग है, बिहाग राग की ये स्वरावली आपकी रहने वाली है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। किस ताल में सभी विभागों के रूप असमान है? वेरी इंपॉर्टेंट। किस ताल में सभी विभागों के रूप असमान है? आड़ाचार ताल, दादरा, धमार। देखिए मैंने आपको बताया था कि यह फेवरेट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। किस ताल में सभी विभाग असमान रहती हैं? तो आपके धमार ताल में। देखिए धमार ताल में आपकी 14 मात्रा हैं। कितनी मात्रा आपकी? 14 मात्रा आपकी रहने वाली है धमार ताल में। अब देखिए इसमें आपके 4 विभाग हैं। प्रत्येक विभाग में आपकी देखिए 5, 2, 3 और 4 इस प्रकार से मात्राएं हैं। यानी कि आपकी यह
विषम पदी ताल है। कैसी ताल है आपकी? विषम पदी ताल। तो ये आपको एक बार अच्छे से पता होना चाहिए आपकी जो धमार ताल है उसके बारे में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। चैती किस राज्य का लोकगीत है? चैती किस राज्य का लोकगीत? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है जो आपका चैती है ये किस राज्य का लोकगीत आपका रहने वाला है। देखिए चैती के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका यूपी का लोकगीत है। कहाँ का है आपका? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। स्पेशली अगर हम बात करें तो आपका वाराणसी, जो आपका वाराणसी है वहाँ पर आपका चैती सर्वाधिक प्रचलन में रहता है। ये आपका चैत्र के मास में जब फसल कटाई होती है उस समय चैती गाया बजाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। किस राग के आरोह में रे तथा ध स्वर प्रयुक्त नहीं होती है? और देखिए आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है और आगे कैसा पूछा जा सकता है। देखिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको जो थ्योरी लेकर के आऊँगा इसके पूरे के पूरे पैटर्न पर आधारित लेकर के आऊँगा। जो जो टॉपिक ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और अच्छे से डीप में चलेंगे जिससे आपको क्वेश्चन बाहर ना जाए। देखिए आपका जो रे धा स्वर है यह किस राग में प्रयुक्त नहीं होता है? देखिए आपका जो बिहाग राग है इसमें आपका रे धा स्वर प्रयोग नहीं होता है। देखिए इनका मकसद यही है, इन्होंने एक बिहाग राग को पकड़ा, बिहाग राग का पूरा इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया, यानी कि इसी राग से आपके 4 से 5 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। तो इनका एक ही फंडा है, जिस टॉपिक को ये उठाएंगे वहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे अधिक बनने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें एक बार देख के चलना है। आगे हम बात करें नेक्स्ट। मध्यकालीन युग में क्या हुआ था? तार की लंबाई के आधार पर स्वर स्थापना हुई थी, ऋचगान हुआ था, राग शब्द का प्रयोग हुआ था, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मध्यकाल था, मध्यकाल में आपका संगीत के लिए क्या हुआ था तो ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको पता होगा कि जो आपकी तार की लंबाई के आधार पर जो स्वर स्थापना हुई थी ये आपकी मध्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? आपकी मध्यकाल में। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। आधुनिक काल में शुद्ध और विकृत कुल संगीत के स्वर हैं। आधुनिक काल में संगीत के कुल कितने स्वर थे? तो संगीत के कुल कितने स्वर थे? तो 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। शुद्ध स्वर कितने थे? 7। विकृत स्वर कितने थे? 5। आपके कुल 12 स्वर थे। ठीक है, कितने स्वर थे आपके? 12 स्वर। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सा रे ग म प ध नी, ये आपके कैसे स्वर थे? ये थे आपके शुद्ध स्वर। अगर हम बात करें विकृत स्वर के बारे में तो देखिए आपका रे ग म ध और नी ये आपके विकृत स्वर थे। कैसे थे आपके? विकृत। और देखिए विकृत स्वर आपके 2 प्रकार के थे, एक था आपका कोमल विकृत, एक था आपका तीव्र विकृत। और ये कोमल विकृत कौन कौन से थे? रे ग ध नी। कौन कौन से थे आपके? रे ग ध नी ये आपके कोमल थे, आपका जो मध्यम था ये तीव्र था। तो इस प्रकार से आपके स्वर थे। यहाँ से आगे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कोमल स्वर कौन से हैं, तीव्र स्वर कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध लोकगीत की गायन शैली है। तो बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोकगीत की गायन शैली आपकी कौन सी यहाँ पर रहने वाली है? तो आपको कमेंट करते हुए चलना है। सोहर, मिर्जा, नाटी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका जो बिहार राज्य का लोकगीत इनमें से कौन सा रहने वाला है? तो आपका रहने वाला है सोहर। कौन सा रहने वाला है आपका? सोहर। देखिए कुछ लोकगीतों से भी क्वेश्चन बने हैं जो कि आपको अच्छे से देख लेना है। अब देखिए यहाँ से हमारा जो PGT हुआ था अगस्त में वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने 40 क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, पार्ट सेकंड में हमने 40 क्वेश्चन पर डिस्कस किया है, यानी कि टोटल आपके 80 क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है
कि जो बीपीएससी का पैटर्न है वह ये रहने वाला है कि एक जो टॉपिक को उठाएगा वहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अब यहाँ से आपको किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है और जिस भी टॉपिक को अगर आप पढ़ें उसको अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि अगर आपसे कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन बन गया तो वहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो फिर आपका वह टॉपिक खराब हो जाएगा, या फिर आपने कमजोर पढ़ा है या कम पढ़ा है तो फिर वहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, उसको ये बिल्कुल रट मारिएगा, क्योंकि आपका बीपीएससी का पैटर्न यही कहता है। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे जो आपका दिसंबर में टीजीटी हुआ था और पीजीटी हुआ था उस पर, तो वहाँ से भी चीज़ें निकल के आएंगी कि उन्होंने अगस्त के बाद दिसंबर में पैटर्न में कुछ बदलाव किया है या फिर नहीं किया है, वो भी उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। अब देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस प्रकार का ये सेशन लगा, आपको कितना हेल्पफुल लगा और आप आगे की क्या आपकी राय रहने वाली है। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। साथ ही साथ आपको कमेंट करना है कि कितना आपका 80 में से नंबर बना हुआ है। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।